चलिए ठीक है। सो हम लोग को आज सेशन में डिस्कशन करना था। कल हम लोग जॉइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमें उन्हीं जॉइंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने नेचुरल जॉइन के बारे में डिस्कशन किया था, आज हम बात करेंगे आउटर जॉइन की। आउटर जॉइन, ठीक है। सो आउटर जॉइन बेसिकली जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन इज देयर, फुल आउटर जॉइन इज देयर एंड राइट आउटर जॉइन इज देयर। अब देखिए इनका काम क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। लेट्स सी हियर, सपोज टू बी वी हैव वन टेबल। मेरे पास एक टेबल है, रिलेशन एक आर है, दैट कंसिस्ट एट्रीब्यूट ए बी सी, 3 एट्रीब्यूट है भैया इनके पास में, एंड देयर इज अनदर एस दैट कंसिस्ट एट्रीब्यूट सी एंड डी। ठीक है, सम डेटा इज देयर 1 2 3 2 1 3 1 1 4 2 3 4 5 3 3 एंड 6 7 लाइक दिस। ठीक है, सो एक टेबल आ रहे और एक टेबल ऐसे। अब हमें इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है यूजिंग आउटर ज्वाइन। अब उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन के थ्रू अगर करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, राइट आउटर ज्वाइन के थ्रू रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। देखिए, सो लिखने का तरीका क्या होगा, सिंपली वी कैन राइट सिलेक्ट सपोज टू बी आपको कोई इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी, यू नीड टू सिलेक्ट समथिंग लाइक you need to select a comma d from, या फिर हम बात करें ना, we can select all the content, सारा कंटेंट भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए सिलेक्ट स्टार लिख लेते हैं, select star from r left join s, select star from r left join s। ठीक है, सो ये हमने क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर लेफ्ट जॉइन एस, मतलब मुझे टेबल आर और टेबल एस दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है यूजिंग लेफ्ट जॉइन। तो इसका जो आउटपुट होता है वो क्या आपको देता है, इट गिव्स यू द मैच्ड रो, जितनी भी मैच्ड रो है वो सारी मैच्ड रो आ जाती है, एज वेल एज इट गिव्स यू अनमेच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल। मेज्ड रो सारी आ जाएगी और लेफ्ट टेबल की अनमेज्ड रो देगी। ठीक है, अब ये जो हम जनरली आउटर जॉइन यूज करते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, एग्जैक्टली इट इज वी कैन से दैट लेफ्ट आउटर जॉइन जो होता है इट इज काइंड ऑफ अ नेचुरल जॉइन, मतलब पहले ऑपरेशन नेचुरल जॉइन ही हम लोग परफॉर्म करते हैं, मतलब दोनों में जो मेज्ड रो होती है वो हम लोग प्रिंट कर देते हैं, और मेज्ड रो प्रिंट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अनमेज्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल को प्रिंट किया जाता है। तो अनमेज्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल को प्रिंट किया जाता है। चलिए इसमें एक और रो हम लोग लेके चलते हैं, सपोज 2 5 7 इज देयर। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिया एट्रीब्यूट ए इज देयर, बी इज देयर, attribute C is there as well as attribute D is there। ठीक है, 4 attributes are there। अब मैच्ड रो कौन कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि जहां पे डेटा मैचिंग हो रही है, that 3 is matched with this 3, so it is connected, this 3 is also matched with this 3, that 4 is matched with this 4। तो ये जो रो है they are matched रो, तो इनका डेटा हम लोग प्रिंट कर देंगे 1 2 3 3 1 2 3 3। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 1 3 3। ठीक है, another is 1 1 4 5 1 1 4 5। ठीक है, नाउ सी हियर, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कॉलम जो आएंगे वो आपके, जस्ट मिनट, यस, नंबर ऑफ कॉलम्स इन आउटपुट इज एडिशन ऑफ दिस टू। वी आर डूइंग द इक्वी जॉइन ऑपरेशन, मतलब जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा उस पर इक्वल ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, लेकिन हमें क्या करना है, जो कॉलम है वो 2 टाइम्स प्रिंट होंगे अगर सिमिलर कॉलम है तो। ठीक है, लाइक इक्वी जॉइन या फिर इनर जॉइन की हम लोग बात कर सकते हैं। तो इनर जॉइन की तरह का ही काम है या इक्वी जॉइन की तरह का ही काम है, जो आपकी कॉमन कॉलम है वो 2 टाइम प्रिंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली फर्स्ट रो जो मैच्ड रो थी वो हमने प्रिंट करी, 1 3 इज कनेक्टेड विद दिस 3, सो 1 2 3 3 3। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 1 3 3 3, नेक्स्ट इज 1 1 4 4 5। ये सारी मैच्ड रो आ गई, ये सारी मैच्ड रो आ गई, ये सारी मैच्ड रो आ गई। अब हमें क्या करना है, अनमैच्ड रो प्रिंट करनी है
अनमेच्ड रो प्रिंट करनी है लेफ्ट टेबल की। लेफ्ट टेबल कौन सी बेटा? तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं आर लेफ्ट जॉइन एस, तो ये जो यहाँ पे हमने जॉइन लिखा, इसके इधर जो है ये लेफ्ट टेबल है, और जो लेफ्ट जॉइन के बाद है वो कौन सी टेबल है? राइट टेबल है। तो लेफ्ट टेबल की अनमेच्ड रो तो हम कह सकते हैं कि सर ये रो तो मैच हो चुकी है, ये रो भी मैच हुई है, ये रो भी मैच हुई है, बट ये जो लास्ट रो है ना ये किसी से मैच नहीं हुई है, सो वी नीड टू प्रिंट दैट अनमेच्ड रो आल्सो। तो फिर हमें क्या प्रिंट करना होगा? 257, बट करस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन सीडी इज नथिंग, इट इज नल नल। तो यहां पे इंफॉर्मेशन आपकी नल रहेगी क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी मैच्ड रो नहीं है, तो नल नल इज देयर। सो दैट वुड बी योर आउटपुट, दैट वुड बी योर आउटपुट। तो इतना आउटपुट जो है बेटा आपका, ये तो इक्वल जॉइन वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि भैया जहां पे भी कंडीशन मैच होगी, इक्वल कंडीशन, वो प्रिंट होगा। बट लेफ्ट टेबल का अनमेच्ड डेटा प्रिंट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका? लेफ्ट जॉइन हो गया। ठीक है, सो जतिन हमने वही डिस्कस किया बेटा, लेफ्ट जॉइन में हमने क्या कर रहे हैं? दोनों टेबल को लेफ्ट जॉइन करना है। अगर हमने यहाँ पे स्टार लिखा है तो दोनों टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स आपके प्रिंट होंगे। अब उसी के साथ में रोज कौन सी प्रिंट होगी? जहां पे मैचिंग होगी। तो मैच्ड रो हमने सबसे पहले प्रिंट कर दी, उसके बाद हम क्या प्रिंट करते हैं? हम प्रिंट करते हैं अनमेच्ड रो। अनमेच्ड रो किस टेबल की? किस टेबल की? लेफ्ट जॉइन है तो लेफ्ट टेबल की, लेफ्ट जॉइन है तो लेफ्ट टेबल की। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब सिमिलरली अगर हमें राइट आउटर जॉइन परफॉर्म करना है, राइट आउटर जॉइन परफॉर्म करना है, देखिए सेकंड इज राइट आउटर जॉइन। सो वी हैव अ रिलेशन R with attribute ABC and S with attribute CD, ठीक है। Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 3 4 6 7 लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने क्वारी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम R कॉमा S R राइट जॉइन S R राइट जॉइन S। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम R राइट जॉइन S। तो देखिए R और S के बीच में हमें जॉइन परफॉर्म करना है, राइट जॉइन। तो अगेन राइट जॉइन क्या करेगा? पहले तो भैया मैच्ड रो जो है वो प्रिंट कर देगा। तो कॉलम्स कितने होगा आपके पास? कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C कॉलम वन मोर टाइम एंड D इज देयर। ठीक है, मैच्ड डेटा प्रिंट कर दो भैया, मैच्ड डेटा। तो ये 3 इज कनेक्टेड विद दैट 3, सो एक ये प्रिंट हो जाएगा। दिस 6 इज कनेक्टेड विद दिस 6, एक ये प्रिंट होगा। सो 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7। और हम लोग क्या कह सकते हैं अब? अनमेच्ड रो ऑफ विच टेबल? अनमेच्ड रो ऑफ विच टेबल? अनमेच्ड रो ऑफ विच टेबल? S की अनमेच्ड रो। सो 6 7 इज देयर, 2 3 इज देयर। अनमेच्ड रो कौन सी है? 2 3 मैच नहीं हुई ना किसी से। सो राइट टेबल की अनमेच्ड रो 2 3, करस्पॉन्डिंग टू दैट देयर इज नल इंफॉर्मेशन, मतलब ये ब्लैंक सेल ही रहने वाले। So that would be your result, that would be your output. Yes, कॉमन एट्रीब्यूट को हमें मतलब जितने भी बार है, मतलब हमें सिंपली क्या करना है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट का एडिशन करना है। तो आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं कि सिर्फ नेचुरल जॉइन में कॉमन एट्रीब्यूट सिंगल टाइम आते हैं, बाकी जो भी हम जॉइन परफॉर्म करते हैं हम एट्रीब्यूट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट करते हैं। नहीं आयुष, कॉमन नहीं आता। एक बार देखिए उसका रीजन क्या है बेटा, उसका रीजन क्या है? देखिए अगर कॉमन अगर मैं ले लेता दोनों एट्रीब्यूट को, ठीक है, तो क्या होता? आई नीड टू, देखिए अब ये जो एक्चुअली यहां देखो ना, ये जो C है बेटा, ये जो C है, इस कॉलम C की इंफॉर्मेशन क्या है? 3 6 नल है ना, और ये जो C है इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? 3 6 2। तो भैया ये कॉलम 3 6 नल अलग है और ये कॉलम 3 6 2 अलग है। तो जब दोनों कॉलम की इंफॉर्मेशन अलग है तो एक तो मैं बना ही नहीं सकता, वैसे ही समझ में आ रहा है। ठीक है, किशन को ज्वाइन करने की ये तो डिस्प्ले ही करवा देना बेटा। अगर आपको डेटा रिट्रीवल किसी स्पेसिफिक का करना है तो यहाँ पे लिखना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा? ये जो C है ये किसका है? R है, तो R.C लिखोगे, और ये जो C है ये किसका है? S है, तो इसको S.C लिखोगे। तो स्पेसिफिक पे जाना है तो R.C या S.C आपको लिखना पड़ेगा बेटा वहां पे। ठीक है, R.C या S.C लिखना पड़ेगा, तो उससे क्लियर होगा कि किस पर्टिकुलर टेबल का C आप यूज कर रहे हो, अगर नेम सेम है तो। ठीक है किशन,
नाउ फुल ज्वाइन, नेक्स्ट देखिए फुल ज्वाइन. सो फुल आउटर ज्वाइन किस तरीके से वर्क करता है, लेट्स सी हियर. फुल outer join. So again we have a table R with the content is ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Table S with CD 4 5 6 7 8 9, like this. Okay, now select star from R full join S. R full join S. ठीक है. In that condition C, what we are doing here, output as what, A B C C D. ठीक. मैचिंग सिर्फ 6 की 6 से हो रही है, सो ये मैच्ड हो जाएगी. सो 4 5 6 6 7. बाकी अगर फुल जॉइन है तो लेफ्ट टेबल की अनमेच्ड रो भी प्रिंट करनी है और राइट टेबल की अनमेच्ड रो भी प्रिंट करनी है. तो लेफ्ट टेबल की अनमेच्ड रो 1 2 3 नल नल, देन 7 8 9 नल नल. ये लेफ्ट टेबल की अनमेच्ड रो आ गई. अब राइट टेबल की अनमेच्ड रो, सो राइट टेबल में एस में देख सकते हो आप 4 5 है. सो हियर नल नल null and 8 9 is there. Null null null, like that. ठीक है. इस तरीके से आपका जॉइन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा. सो मैच्ड रो प्रिंट हो जाएगी बेटा, और अनमेच्ड रो जो प्रिंट होगी, तो मैच्ड रो सबसे पहले प्रिंट कर दी, फिर अनमेच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल एंड अनमेच्ड रो ऑफ राइट टेबल. लेफ्ट ज्वाइन करते तो सिर्फ आपको ये फर्स्ट 3 रिजल्ट मिलते हैं लेफ्ट ज्वाइन में. ठीक है. राइट ज्वाइन अगर करते तो फर्स्ट रो और लास्ट की 2 रो मिलती, लेकिन फुल ज्वाइन में आपको सारी ही रोज यहाँ पे क्या होती हैं, मिल जाती है. सारी ही रोज आपको यहाँ पे क्या होती है, मिल जाती है. यस बेटा, अगर मैच्ड डेटा नहीं है तो वो सिर्फ अनमैच्ड डेटा ही प्रिंट करेगा. अगर कोई भी डेटा मैच नहीं होता, सपोज टू बी यहाँ पे होता 10, तो कुछ भी मैच नहीं होता, तो फिर लेफ्ट टेबल का अनमैच्ड डेटा और राइट टेबल का अनमैच्ड डेटा आ जाता. ठीक है. तो टोटल रोज इसकी भी 3 और इसकी 3 6 रोज यहाँ आ जाती. ठीक है. तो वो ऑपरेशन हम लोग वहां पे परफॉर्म कर लेते हैं. ठीक है. सो वो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं. तो ये पॉइंट्स अभी लोग ध्यान रखेंगे. ठीक. सो अगर डेटा मैचिंग नहीं हो रही है तो अनमैच्ड रोज प्रिंट कर देगा. दैट्स इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. क्लियर है. तो अगर कोई भी मैचिंग नहीं होती है तो वो ही रिजल्ट आएगा आपका. लेट्स सी द नेक्स्ट इज सेल्फ जॉइन. सेल्फ जॉइन. ठीक है. सेल्फ जॉइन क्या है? हाँ बेटा, फुल देखो, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है लेफ्ट ज्वाइन हो चाहे राइट ज्वाइन हो चाहे एक और कौन सा हमने बोला फुल ज्वाइन हो, तीनों में मैच्ड रो तो प्रिंट करना ही है. लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट टेबल की अनमैच्ड रो, राइट ज्वाइन है तो राइट टेबल की अनमैच्ड रो, और फुल ज्वाइन है तो दोनों टेबल की अनमैच्ड रो. अब अगर कोई भी डेटा मैचिंग नहीं होता है तो फिर जो अनमैच्ड रो है बस वही प्रिंट होगी. अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो लेफ्ट टेबल की अनमैच्ड रो प्रिंट होगी, राइट आउटर ज्वाइन है तो राइट की अनमैच्ड रो प्रिंट होगी. उस केस में जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट है उनमें नल लिख देंगे. दैट्स इट. और अगर फुल ज्वाइन है तो दोनों की अनमैच्ड रो प्रिंट होगी, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो अनदर टेबल की इंफॉर्मेशन है वो नल हो जाएगी. सिंपल सा.
नाउ सी सेल्फ ज्वाइन का मतलब होता है कि इफ यू वांट टू ज्वाइन टेबल टू इटसेल्फ, मतलब अगर टेबल खुद ही से ज्वाइन होना चाहता है तो हम उसको सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, दो डिफरेंट टेबल्स के बीच में ज्वाइनिंग की। सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है कि इफ टेबल वांट टू ज्वाइन टू इटसेल्फ, मतलब अगर हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है जिसके लिए मुझे टेबल को खुद ही से ज्वाइन करना पड़ता है तो उसको हम सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। तो ऐसा कब हो सकता है, देखिए ऐसा कब हो सकता है, सपोज आई एम हैविंग अ एम्प्लॉय टेबल, मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय नंबर इज देयर, एम्प्लॉय नंबर इज देयर, एम्प्लॉय नेम इज देयर, और एक और है दैट इज मैनेजर नंबर, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर इज 1 2 3 4 and suppose the another one is employee number 5. Employee name is Raj, Kishan, Apurva, रोहित, अमित, चलिए ये दिए हुए हैं, ठीक है। और नाउ व्हाट वी कैन से, देयर इज अ मैनेजर नंबर किस तरीके से दिया हुआ है, लाइक दैट राज का कोई मैनेजर नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई मैनेजर नंबर नहीं है। किशन का जो मैनेजर है वो राज है, ठीक है। अपूर्वा का मैनेजर जो है वो किशन है और रोहित और अमित के करस्पॉन्डिंग जो उससे अपर लेवल है हायरार्की में है वो अपूर्वा है, लाइक दैट। तो इस तरीके से एम्प्लॉय टेबल आपको दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी वांट, वी नीड टू प्रिंट द नेम ऑफ एम्प्लॉय विद देयर मैनेजर नेम। हमें एम्प्लॉय का नेम उसके मैनेजर के नेम के साथ में क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे कि किशन का मैनेजर कौन है तो उसका नाम साथ में आ जाए, अपूर्वा का मैनेजर कौन है उसका नाम साथ में आ जाए, रोहित का मैनेजर कौन है और अमित का मैनेजर कौन है तो उसके नेम क्या आ जाए, उनके करस्पॉन्डिंग आ जाए, ठीक है। सो वी नीड टू प्रिंट डेटा लाइक दिस। सो देखिएगा इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो मैनेजर है, मैनेजर इटसेल्फ इज अ एम्प्लॉय ना, किशन का मैनेजर जो है उसका मैनेजर नंबर 1 है, ठीक। तो 1 की इंफॉर्मेशन मुझे कहां पे मिलेगी, तो 1 की इंफॉर्मेशन मुझे फिर से इसी टेबल के अंदर मिलने वाली है कि जो एम्प्लॉय नंबर 1 है ना वो राज है। तब जाके हमें पता चलेगा कि किशन के करस्पॉन्डिंग मैनेजर नंबर 1 था और उसका नेम था राज, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका मतलब है कि वी वांट टू जॉइन दिस टेबल टू इटसेल्फ, मुझे इस टेबल को इसी टेबल से ज्वाइन करना है, तब जाके मैं इंफॉर्मेशन को क्या कर पाऊंगा, रिट्रीव कर पाऊंगा। तो इन दैट कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, अगर जब भी हमें टेबल को ज्वाइन करना होता है खुद ही के साथ, हम उस टेबल का वर्चुअल क्रिएट करते हैं या फिर कहते हैं कि वी आर क्रिएटिंग एलियास ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। सो हमने यहां पे ले लिया सपोज एम्प्लॉय एज E1 और सेम एम्प्लॉय एक और हम बनाएंगे एम्प्लॉय एज E2। इंफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली सेम, इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही टेबल है एंड दैट वुड बी द वर्चुअल। तो ये सिंपली वर्चुअली हमने E1 E2 कंसिडर किया बट टेबल एक ही है। सो वी कैन से दैट की द इंफॉर्मेशन लुक लाइक दिस, एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 and 5, Raj is there, Kishan is there, Apurva is there, Rohit is there, Amit is there, ठीक है, 1 2 3 3 लाइक दिस, ओके। अब देखिए क्वारी किस तरीके से, सेल्फ ज्वाइन की क्वारी किस तरीके से लिखते हैं। सो हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमें करना है सिलेक्ट व्हाट वी वांट टू सिलेक्ट। सो वी वांट टू सिलेक्ट व्हाट वी वांट टू सिलेक्ट, देखिए ई नेम, यहां से मुझे एक ई नेम चाहिए दैट इज द नेम ऑफ एम्प्लॉय, और ये 1 जो है ये 1 इससे कनेक्ट होके और मुझे यहां से क्या दे दे, मैनेजर का नेम दे दे। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट E1.ename, E1.ename, ये E1 टेबल है ना, इसका ई नेम चाहिए और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं एज अ एम्प्लॉय नेम। तो आप यहां पे इसकी रीनेम कर सकते हैं एज एम्प्लॉय नेम लाइक दैट, ठीक है, कॉमा E2.ename, ये यहां से हमें ई नेम चाहिए एंड दैट इज एज अ मैनेजर नेम, सो एज मैनेजर नेम, तो एज एम नेम कर दिया मैंने। फ्रॉम कहां से सिलेक्ट करना चाहते हैं हम ये, तो फ्रॉम एम्प्लॉय एज E1, तो भैया कहां से सिलेक्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय एज E1 कॉमा एम्प्लॉय
एज E2, ठीक है। तो सिलेक्ट E1 डॉट ई नेम एज अ एम्प्लॉय नेम, E2 डॉट ई नेम एज अ मैनेजर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एज E1 एंड एम्प्लॉय एज E2 वेयर नाउ देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या लगाएं कि जो E1 डॉट मैनेजर नंबर है ये E2 डॉट एम्प्लॉय नंबर के इक्वल हो, ये 1 इज इक्वल टू 1, तो यहां से पता चल जाएगा ना कि किशन के करस्पॉन्डिंग कौन है, राज है। 2 इज इक्वल टू 2, इससे पता चल जाएगा अपूर्वा के करस्पॉन्डिंग कौन है, किशन है। 3 is connected with 3 and this 3 is also connected with this 3, like that है ना। तो ये हम कह सकते हैं। so where so select E1 dot, ये सारा लिख दिया। where कंडीशन क्या लिखी, where E1 dot manager number, where E1 dot manager number is equal to E2 dot employee number, ठीक है। So that would be the way to join table to itself, ठीक है। That would be the way to join table to itself. So if you want to note it down तो एक क्वारी आप लोग लिख लेना। बेटा स्नैपशॉट अलग चीज है, स्नैपशॉट अलग चीज है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटाबेस होता है उसकी रिसेंट कॉपी को मेंटेन करके चलते हैं सर्वर के ऊपर, और यहाँ पे हम टेबल को सेम एज अ वर्चुअल क्रिएट करें। मतलब जब हम, जैसे हमने ये क्वारी लिखा ना, तो इसी टाइम पे ये वर्चुअल का क्रिएशन हुआ है ना, ये वर्चुअल टेबल क्रिएट हुई, डेटा प्रिंट हुआ, आपने वो डेटा यूज कर लिया, फिर क्वारी खत्म, टेबल खत्म, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब अल्टीमेटली सिर्फ एम्प्लॉय है आपके पास, आप उस एम्प्लॉय को वर्चुअली बोल रहे हो, एक बार एम्प्लॉय को E1 बोल रहे हो और उसी एम्प्लॉय को E2 बोल रहे हो, लाइक दैट, ठीक है। स्नैपशॉट का मतलब है कि हम उस टेबल की कॉपी क्रिएट करते हैं ना, वो हमें उसके बारे में नहीं जाना है, वो अलग बात है। चलिए सो ये क्लियर है बेटा। सेल्फ जॉइन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, व्हेन वी वांट टू जॉइन टेबल टू इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ सेल्फ जॉइन, और इस तरीके से सेल्फ जॉइन ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा, ठीक है। नहीं, सेकंड टेबल बनाना तो बेटा मैंने इसलिए बनाई, सेकंड टेबल इसलिए बनाई ताकि हम मैचिंग कर पाए ना, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है बनाने की, आप इसी टेबल से इसमें कनेक्ट, वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया कि एम्प्लॉय को एक बार एज ए E1 ट्रीट करना है, एक बार एज ए E2 ट्रीट करना है। इसलिए यहीं के यहीं एक ही टेबल में मैं एक बार E1 और एक बार E2 लेता तो थोड़ा हॉच पॉच हो जाता, तो समझ में नहीं आता, इसलिए हमने उसको एक बार मैंने यहाँ पे बना के बता दिया कि ये E1 है और ये E2 है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें जैसे ईजी लगे सॉल्व करना। आपको लगता है अगर एक ही टेबल में कर सकते हो तो एक ही करो, एक्चुअली डेटाबेस में एक ही टेबल होती है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 2 टेबल बनाई, ठीक है। कुछ भी क्रिएशन, कोई कॉपी क्रिएट होती नहीं है, दैट इज जस्ट वर्चुअल, इसलिए मैं उसको वर्चुअल बोल रहा था कि उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। चलिए, नाउ सी हियर there is some SAT operations चलिए, नाउ सी हियर देयर आर सम सेट ऑपरेशंस, कुछ सेट ऑपरेशंस हैं जो हमें डिस्कस करना है, या जो सेट ऑपरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कि सपोज टू बी आपके पास 2 टेबल है एंड यू नीड टू डू द यूनियन बिटवीन देम। सेट ऑपरेशंस कौन से होते हैं, लाइक यूनियन इज देयर, इंटरसेक्शन इज देयर, ठीक है, सेट डिफरेंस इज देयर, तो उन ऑपरेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हमें सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सबसे पहले हम यूनियन के बारे में पढ़ते हैं कि यूनियन ऑपरेशन जब भी हमें परफॉर्म करना है, सो हाउ वी कैन डू द यूनियन बिटवीन 2 टेबल्स, है ना। अगर मुझे डेटा प्रिंटिंग करनी है और मुझे उसके लिए क्या करना है, 2 टेबल के बीच में यूनियन करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले एक लिखा, एक क्वेरी लिखी सिलेक्ट, एक क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
select star from employee union, ठीक है। इसका मतलब है कि we need to select everything from the employee table, union select star from student, that means we need to select everything from the student table। तो ये मुझे यूनियन करना है इन दोनों रिजल्ट्स का। तो सिंपली क्वारी हम इस तरीके से लिखें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से सारा डेटा सिलेक्ट करना है। अभिषेक जिसका मैनेजर नहीं है उसको रिप्रेजेंट करना। बेटा अगर ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो फिर आपको जैसे अनमेच्ड डेटा प्रिंट करना है तो फिर जॉइन को चेंज करना पड़ेगा। जो हमने डिस्कस जो ज्वाइन किया उसके प्लेस पे तो लेफ्ट ज्वाइन लगा देना किसी फील्ड स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर, तो वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो वो काम हो सकता है। सेट ऑपरेशन इज नॉट लाइक अ जॉइन, है ना, ये जॉइन की तरह नहीं है बेटा। जॉइन का कॉन्सेप्ट अलग है, यूनियन का या सेट ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए दोनों में समझाता हूं। जॉइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनियन कैसे होता है आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू। देखिए यूनियन का मतलब ये है कि आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, लेट्स सी हियर सपोज टू बी वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल, और इस एम्प्लॉय टेबल के जो एट्रीब्यूट्स है वो एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग टू दैट सपोज टू बी देयर इज अ डिपार्टमेंट नंबर, ठीक। एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3, एम्प्लॉय नंबर 4, लाइक दिस। एम्प्लॉय नेम इज वॉट एवर, सपोज इट इज ABCD एंड डिपार्टमेंट नंबर इज 10, 10, 20, 30, लाइक दिस, ठीक है। अब मेरे पास एक और टेबल है दैट इज अ स्टूडेंट टेबल। आई एम हैविंग अ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल का कंटेंट क्या है? सो देयर इज अ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एंड सपोज देयर इज आल्सो डिपार्टमेंट नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। उस स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस में, IT में क्या है। सो सपोज रोल नंबर इज 10, 20, 30, 40, 50, like this. Name is XYZAB. Department number is 10, 30, 40, 50, 60, like this, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल्स के बीच में यूनियन करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया, एंड वी नीड टू डू द यूनियन बिटवीन देम। अब यूनियन ऑपरेशन काम कैसे करता है? तो देखिए सैट में किस तरीके से करता है भाई, आपके पास एक सैट होता है और दूसरा सेट होता है, तो हम दोनों सेट के सारा कंटेंट ले लेते हैं और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ यूनियन, है ना, इसको हम यूनियन कह देते हैं। तो यहाँ पे जब आप एम्प्लॉय और स्टूडेंट टेबल, इन दोनों टेबल का यूनियन करेंगे ना, तो सबसे पहली चीज क्या है, आपका दोनों टेबल यूनियन कंपेटेबल भी होना चाहिए। अब पॉइंट ये कि सर यूनियन कंपेटेबल का मतलब क्या है, तो बेटा सबसे पहला फोकस हम लोग जो करते हैं वो किस पे करते हैं, आपने यहां से इस पर्टिकुलर क्वेरी से कितने स्टेटमेंट, कितने कॉलम सिलेक्ट किए। सर स्टार लिखा, सर स्टार का मतलब कितने कॉलम सिलेक्ट किए, तो सर हमने 3 कॉलम सिलेक्ट किए। कितने कॉलम सिलेक्ट किए आपने? 3 कॉलम सिलेक्ट किए, ठीक है। तो यहां जो स्टार है ये भी कितने कॉलम कंसिस्ट करना चाहिए? 3। मतलब वॉट एवर वी आर सिलेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, यू शुड सिलेक्ट द इक्वल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट फ्रॉम द अनदर टेबल। ऐसा नहीं करना है कि एक टेबल, एक सिलेक्ट क्वारी से तो आपके 4 एट्रीब्यूट सिलेक्ट होके आ रहे हैं, एक क्वारी से आपके सिर्फ 2 एट्रीब्यूट सिलेक्ट होके आ रहे हैं, तो फिर वहां यूनियन नहीं होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सिलेक्ट फ्रॉम बोथ द क्वारी शुड बी इक्वल। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दोनों में क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात इक्वल होना चाहिए, ठीक है। So number of attributes selected by select clause must be equal, पहला point. Second, there should be 1-to-1 correspondence between the data type। अब ऐसा ना हो, देखिए क्या होता है जब बेटा यूनियन होता है ना, दोनों टेबल का यूनियन करते हैं तो जो आउटपुट होता है ना
that output is print with the heading of first table. That would be the first table, union second table. So जो output है वो print होगा with the heading of first table. तो employee के नाम से output print होगा, और जो name of attributes भी होंगे, जो name of attributes भी होंगे, that is first table name से attribute, employee number, employee name and department number. So employee number is there, employee name is there, department number is there. Now see here, employee table का सारा डेटा आ जाएगा यहाँ पे 1A10, 2B10, 3C20, 4D30. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये जो स्टूडेंट टेबल है इसका डेटा एज इट इज यहां पे आ जाएगा. अब देखिए ये रोल नंबर का डेटा टाइप और ये एम्प्लॉय नंबर का डेटा टाइप सेम होगा, तभी यहां पे हम उस टाइप का डेटा इंसर्ट कर पाएंगे ना. सिमिलरली नेम का जो डेटा टाइप है, ई नेम का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, वहां डिपार्टमेंट नंबर का, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर का डेटा टाइप सेम होना चाहिए. एट्रीब्यूट नेम डिफरेंट हो, मतलब यहाँ पे तीनों एट्रीब्यूट के नेम अलग है और यहाँ तीनों एट्रीब्यूट के नेम अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट में जो एट्रीब्यूट के नेम आएंगे वो फर्स्ट टेबल में जो भी नेम लिखे होंगे उसी की तरीके से आ जाएंगे. ठीक है, तो अब रिमेनिंग डेटा आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 10x, 10x10, 20y30, 30z40, 40a50. ठीक है, और उसकी जो नेक्स्ट रो है वो भी आ जाएगी 50b60, 50b60 लाइक दिस. ठीक, ठीक है. सो व्हाट वी कैन से दैट इज सिंपली द यूनियन. तो यूनियन में जो पॉइंट्स याद रखने हैं, हाँ ए एम्प्लॉय है और ए स्टूडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं है बेटा. हो सकता है ना कि कोई एम्प्लॉय है, किसी एम्प्लॉय का नेम भी राज है और किसी स्टूडेंट का नेम भी राज है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. किसी एम्प्लॉय का नेम अभिषेक है, किसी स्टूडेंट का नेम अभिषेक है, तो वो हो सकता है. ठीक है, तो हमें द पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट द यूनियन इज फर्स्ट, जब भी हमें दो क्वारीज को यूनियन करना है, उनमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. 3 एट्रीब्यूट यहां से सिलेक्ट हो रहे हैं, 3 यहां से सिलेक्ट हो रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, देयर शुड बी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन दी डेटा टाइप, मतलब इसका पहला एम्प्लॉय नंबर तो बेटा इसके रोल नंबर, दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं. थर्ड, जो आउटपुट होगा आउटपुट विथ द हेडिंग ऑफ फर्स्ट टेबल, आउटपुट विद द हेडिंग ऑफ फर्स्ट टेबल. तो फर्स्ट टेबल की हेडिंग्स के साथ में और फर्स्ट टेबल के ही कंस्ट्रेंट्स के साथ में वो प्रिंट होगा. मतलब अगर फर्स्ट टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है तो आउटपुट के में भी वो मतलब चीज जो है आपकी फॉलो होगी लाइक दैट. तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, ये जो भी बनेगा आपका सिमिलरली उसी तरीके से बनेगा. चलिए, सो ये तो हुआ हमारा यूनियन. अगर सर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो नहीं करती, तो फिर वहां पे यूनियन पॉसिबल नहीं है. फिर सिंपली हम लोग क्या कह देंगे, अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सर यहाँ पे स्टार, यहाँ 3 एट्रीब्यूट थे और इस स्टार में 2 एट्रीब्यूट थे, तो फिर उस केस में यूनियन होना संभव नहीं है. तो यूनियन इज नॉट पॉसिबल. अगर वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं है या डेटा टाइप में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं है, तो फिर यूनियन नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक. सो दैट इज सिंपली द यूनियन ऑपरेशन. नाउ सी here a point. We have a relation R with attribute ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S with attribute DE 1 2 4 3 6 7 लाइक दिस. ठीक है, अब मैं क्वारी लिखता हूं. सिलेक्ट A from R union select
D from S ना, इस क्वेरी का आउटपुट बताना है आपको क्या होगा. एंड सेकेंड क्वेरी, सिलेक्ट AB from R union select D from S. इस क्वेरी का आउटपुट क्या होगा? नहीं बेटा, रो सेटिस्फाई होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रो से कोई मतलब नहीं भाई, इसमें कम ज्यादा रो हो सकती है, नंबर ऑफ रो मे बी मोर और ग्रेटर, उससे कोई फर्क नहीं है, डेटा में बी सेम और डिस्टिंक्ट, उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सपोज टू बी यहाँ पे एक और है 9 8 लाइक दिस, तो ये सेम हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका. यस रियाज, अगर रोल नंबर सेकंड एट्रीब्यूट है बेटा तो फिर वहां पे आपका यूनियन प्रीवियस वाले केस में नहीं होता. बिल्कुल 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए. जैसे यहाँ ए है ना, यहाँ ए है, तो इस ए का जो डेटा टाइप है वो ही इस डी का डेटा टाइप होना चाहिए. सिमिलरली यहाँ ए जो है इसका डेटा टाइप और डी का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बी का डेटा टाइप और ई का डेटा टाइप सेम होना चाहिए. अब अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बी का डेटा टाइप ई के नहीं, बी का डेटा टाइप डी के सिमिलर है और ए का डेटा टाइप ई के सिमिलर है, स्टिल वी वांट टू यूनियन, तो फिर इसको डीई की प्लेस पे ईडी लिखना पड़ेगा, है ना, तो वो करना पड़ेगा फिर या तो. बट 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, इसका पहला एट्रीब्यूट इसका पहला एट्रीब्यूट, इसका दूसरा एट्रीब्यूट इसका दूसरा एट्रीब्यूट, ऐसे. ठीक है, देखिए. सो बेटा फर्स्ट पॉइंट इज दैट डोंट गेट कंफ्यूज. पहली चीज तो ये है कि फर्स्ट क्वेरी जो है बेटा आपकी प्रिंट ए है ना, तो कॉलम तो एक ही आएगा ना भाई, दो कॉलम तोड़ना आएंगे, एक ही कॉलम आएगा. इस एक कॉलम के अंदर ए का डेटा जितना है वो सब भी आ जाएगा और डी का डेटा जो है वो भी आ जाएगा. वी नीड टू डू द यूनियन. सो ए का डेटा क्या है सर? ए का डेटा है 1 4 7. डी का डेटा क्या है सर? 1 4 6 9. तो अब बेटा 1 4 ऑलरेडी आ चुका है ना, यूनियन पढ़ा होगा, यूनियन पढ़ा होगा. यस सर. क्या बोलते हैं यूनियन में? सेट ऑपरेशन है, सेट की ही प्रॉपर्टी है. अगर कोई भी कॉमन डेटा है दोनों सेट में तो वो सिंगल टाइम प्रिंट होता है, मल्टीपल टाइम थोड़ा प्रिंट होता है, सिंगल टाइम प्रिंट होता है. तो 1 4 7 इज देयर, 1 4 7 इज देयर, 1 4 इज ऑलरेडी देयर, तो 6 9 इज देयर. सो दैट वुड बी योर रिजल्ट फॉर द फर्स्ट क्वेरी, 1 4 7 एंड 6 9. ठीक है, अब हम सेकंड की रिजल्ट की बात करें तो सेकंड के रिजल्ट में आपके पास एक एट्रीब्यूट ए और बी, इसके साथ ही डेटा प्रिंट होगा ना, क्योंकि हेडिंग तो फर्स्ट टेबल की ही रहने वाली है. डेटा तो ए बी वाला डेटा देख लो आप, 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8. नाउ सी हियर 1 2 इज ऑलरेडी देयर, 1 2 तो यहां पे है ही आपका. 4 3 1 2 है तो वापस लेने की जरूरत नहीं है. 4 3 इज नॉट देयर, सो 4 3 आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा एंड 9 8 आ जाएगा, लाइक दिस. ठीक है, सो 1 2 4 5 7 8 4 3 6 9 9 8, ये आपका रिजल्ट इसमें आ जाएगा यूनियन करने के बाद. गॉट इट? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? बेटा हम जो चेक कर रहे हैं ना, देखो हम जो चेक कर रहे हैं वो ये चेक कर रहे हैं, यहां क्या लिखा है भाई, यहां ए लिखा है ना, तो इस ए का डेटा टाइप था सर इंटीजर, इंटीजर था सर, इंटीजर था ए का डेटा टाइप. तो यहां जो बेटा डी है ना उसका डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए. बात खत्म, बात खत्म. आप चाहते हो सर, मैं चाहता हूं ए को यूनियन करना ई के साथ, तो ई का डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए. अगर ई का डेटा टाइप इंटीजर है और ए का डेटा टाइप इंटीजर है, यू कैन डू द यूनियन. आपको यहां ए लिखना होगा और यहां पे ई लिखना होगा, बस इतनी सी बात है. ठीक, suppose you have a table R with attribute ABC and table S with attribute AB, and I am writing select star from R union
select star from S. What is output in that condition? बेटा नल से रिप्लेस कर देगा तो वहां पे नल आ जाएगा, बस सिंपल सा है भाई। नल से रिप्लेस कर दिया 4 को, तो जहां 4 लिखा था उसकी प्लेस पे नल लिखा हुआ आ जाएगा। सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन से, यूनियन नॉट पॉसिबल, यूनियन पॉसिबल नहीं है, यूनियन नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि यूनियन कंपेटेबल नहीं है ये दोनों। एक में 3 एट्रीब्यूट, एक में 2 एट्रीब्यूट है और आपने यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, तो अब यूनियन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इट इज नॉट यूनियन कंपेटेबल। पहला वाला 3 एट्रीब्यूट दे रहा है और दूसरा वाला 2 एट्रीब्यूट दे रहा है, तो सिंपली यूनियन कंपेटेबल नहीं है, यूनियन नॉट पॉसिबल। ठीक, चलिए अगर आप चाहते हैं कि सर यूनियन होने के बाद में जो कॉमन डेटा सिंगल टाइम आ रहा था, मैं चाहता हूं कि भाई कॉमन डेटा जितनी बार है उतनी बार आ जाए। मतलब देखिए जैसे आपने रिलेशन आर लिया था, रिलेशन आर में एक एट्रीब्यूट था आपके पास ए बी 1 2 2 3 4 5, और एस एक सपोज एट्रीब्यूट इज डी ई 1 4 2 5 6 7। ठीक, अगर मैं लिखता हूं सिलेक्ट ए फ्रॉम आर यूनियन सिलेक्ट डी फ्रॉम एस, तो बेटा मुझे आउटपुट तो मिलता है विद द हेडिंग ऑफ ए की हेडिंग के साथ मुझे आउटपुट मिल जाता है 1 2 4 6 1 2 4 6। 1 2 कॉमन है तो एक ही बार आता है। अब मैं चाहता हूं कि कॉमन डेटा भी मल्टीपल टाइम आए, तो मुझे क्या करना होगा उस केस में, सिलेक्ट ए फ्रॉम आर यूनियन ऑल सिलेक्ट डी फ्रॉम एस। तो इस केस में बेटा आपको अगर कॉमन डेटा भी प्रिंट करवाना है तो यूनियन ऑल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन द कंटेंट ऑफ ए इज व्हाट, अब जो आउटपुट में आपको प्रिंट होगा 1 4 6 1 2 4 1 2 4 है और इसमें 1 2 6 है, तो सारा का सारा डेटा आ जाएगा। मतलब जो रिपीटेड वैल्यूज है वो भी आपकी आ जाएंगी, रिपीटेड वैल्यूज भी आपकी आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट वुड बी द पॉइंट। सो ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को भी प्रिंट करवाना है यूनियन में, तो यूनियन ऑल करना पड़ता है, यूनियन ऑल करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका, दैट इज इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन जो यूनियन के लिए हमने बोला, जो यूनियन कंपेटेबल होने के लिए जो पॉइंट्स थे, ऑल पॉइंट्स एप्लीकेबल हियर, मतलब वो पॉइंट एक्चुअली सेट ऑपरेशंस के लिए ही है। कैसे कि भैया आपको कोई भी 2 टेबल के बीच में कोई भी सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो दोनों में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इक्वल होने चाहिए, दोनों में एट्रीब्यूट्स में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए उनके डेटा टाइप में, और जो भी आउटपुट प्रिंट होगा दैट इज प्रिंट विद द हेडिंग ऑफ फर्स्ट टेबल। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट इज सेम फॉर एवरी ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन है सभी के लिए कंस्ट्रेंट सेम है। बस अब यूनियन में क्या हो रहा था, दोनों टेबल को यूनियन हो रहा था। इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों टेबल का जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों टेबल के जो कॉमन डेटा है वो आपका क्या होगा, प्रिंट होगा। सो सी हियर इंटरसेक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रिंट हो जाती है जो कॉमन होती है दोनों में। तो अगर आपके पास एक टेबल आर है, आपके पास एक टेबल आर है और इसमें है एक कॉलम ए बी और सी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 like this. There's another table S, there's another table S with attribute DE 1 2 3 7 4 3 6 6 5 2 like that. अब अगर मैंने लिखा select A from R, फिर हम लिखेंगे इंटरसेक्ट सिलेक्ट D फ्रॉम S,
तो अब ए वाले कॉलम और डी वाले कॉलम का जो कॉमन कंटेंट है वो आउटपुट में आ जाएगा। तो ए में क्या है 1472, यहाँ पे क्या है 13465। सो व्हाट वुड बी कॉमन बिटवीन देम? व्हाट वुड बी कॉमन बिटवीन देम? 1 इज कॉमन, 4 इज कॉमन, सो 1 और 4 कॉमन है, सो दैट वुड बी योर आंसर। 1 and 4 कॉमन है, सो दैट वुड बी योर आंसर। और अगर मैंने लिखा सिलेक्ट ए बी फ्रॉम आर intersect select DE from S, select DE from S। तो अब ये क्या चेक करेगा? AE मतलब AB मतलब कंप्लीट, दिस इज 1 2, सो यस 1 2 इज कॉमन हियर, 4 5 7 8 2 3 3 7 4 3 6 6 5 2, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आउटपुट आपका आ जाएगा यहाँ पे सिंपल सा ए बी विथ कंटेंट 1 2 लाइक दिस, ठीक है। सो ए बी कॉलम एट्रीब्यूट नेम हो जाएगा और 1 2, दैट वुड बी योर रिजल्ट। तो ये क्या हो गया आपका इंटरसेक्शन। सिमिलरली इंटरसेक्शन के अलावा एक और ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्ट। इस काइंड ऑफ सेट डिफरेंस इज लाइक ए माइनस बी। मतलब अगर आपके पास एक सेट है तो अनकॉमन पोर्शन ऑफ ए, जो ए का अनकॉमन पोर्शन है जो बी में नहीं है, सो ए माइनस बी क्या दे देगा आपको? अनकॉमन पोर्शन ऑफ ए, अनकॉमन पोर्शन ऑफ ई, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन हम देख लेते हैं, सपोज हमारे पास रिलेशन आर दिया हुआ है एंड दैट रिलेशन कंसिस्ट एट्रीब्यूट ए बी सी 1 2 3 4 5 6 3 2 1 7 7 8, ओके 1 5 2 5 9। और आपके पास एक रिलेशन एस है डी ई 1 2 4 5 6 7 8 9 7 7 लाइक दिस। अब क्वेरी लिखी हुई है सिलेक्ट ए कॉमा बी फ्रॉम आर एक्सेप्ट सिलेक्ट डी कॉमा ई फ्रॉम एस। select a comma b from R except select d comma e from S, ठीक है। अगर ये क्वारी हमें दी हुई है, so see here what would be the output? क्या आउटपुट होगा? तो बेटा 1 2 कॉमन है, ये बोल रहा है अनकॉमन पोर्शन ऑफ A, 4 5 is also common, 7 7 is also common. So uncommon content of left side, uncommon content of this is what? 3 2 and 2 5. That would be your result. That would be your result. So 3 2 and 2 5 ये जो कंटेंट है ये टेबल में DE में नहीं है, टेबल में DE में नहीं है। तो हमें अनकॉमन करना है किसका? R का। ये जो सेकंड लिखा मैंने सिलेक्ट डी फ्रॉम एस, ये पहले लिख देता और सिलेक्ट ए बी फ्रॉम आर एक्सेप्ट के बाद में लिख देता। अगर मैं ऐसे करता तो क्या होता? फिर इस टेबल का जो अनकॉमन था 6 7 8 9 ये आपके आउटपुट में आ जाता, 6 7 8 9 ये आपके आउटपुट में आ जाता। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? ये क्लियर है किस तरीके से? सिंपल ऑपरेशन है, जो मैथमेटिक्स है वही मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स है ना, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है।
गॉट इट? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए ओके, तो देखिए बेटा ये था बेसिक सेट ऑपरेशंस। अब हमें इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें एसक्यूएल में डिस्कस करना है, और वी कैन से दैट कि दैट वुड बी द लास्ट कंटेंट ऑफ एसक्यूएल दैट वी नीड टू डिस्कस एज अ थ्योरी पार्ट, है ना। वो क्या है? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। देयर आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट दैट वी कैन अप्लाई एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल। देखिए हमने टेबल क्रिएट करना सबसे शुरू में देखा था, ठीक है, लेकिन उसमें कितने टाइप के कंस्ट्रेंट्स हम परफॉर्म कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और उन सभी कंस्ट्रेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जो है, या गेट एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिस कंस्ट्रेंट पे पूछे गए या आपको जिस पे बहुत अच्छे से समझना है, फोकस करना है, वो है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, है ना। हमने देखिए इनिशियली कीज पढ़ी थी, नॉर्मलाइजेशन में भी मैंने आपको की पढ़ाया था, प्राइमरी की पढ़ाया था, कैंडिडेट की पढ़ाया था, सुपर की भी पढ़ाया था, अल्टरनेट की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, सारी की बारे में बात की थी हमने, लेकिन हमने फॉरेन की का बात नहीं किया था। फॉरेन की का बात नहीं किया था, फॉरेन की का बात नहीं किया था। एक्सेप्ट इंटरसेक्ट में बेटा ऑल लगा सकते हैं ना, एनी नहीं होता, एनी नहीं होता, ऑल होता है। जैसे यूनियन ऑल है, इंटरसेक्ट ऑल, भाई कॉमन डेटा प्रिंट करवाना है तो इंटरसेक्ट ऑल लिख दो, है ना। ऑल का मतलब है इफ यू वांट टू प्रिंट द कॉमन थिंग प्रिंट करवानी है तो ऑल लिख देंगे। जैसे यूनियन में यूनियन सिर्फ था तो कॉमन कुछ भी नहीं आता, यूनियन ऑल लिखा तो कॉमन टपल्स भी आ गई। इंटरसेक्ट ऑल लिखोगे तो कॉमन टपल भी आ जाएगी, एक्सेप्ट ऑल लिखोगे तो कॉमन टपल भी आ जाएगी, लाइक दैट। यस अमितेश, बिल्कुल। अगर जितनी भी हमने क्वारीज लिखी है उसमें जो आपने सेकंड यूनियन के बाद या जो भी सेट ऑपरेशन के बाद जो क्वारी लिखी थी, अगर आप उसको पहले लिख दोगे, पहली क्वारी को बाद में लिख दोगे, तो आउटपुट जो आपने इधर लिखा ना, जैसे प्रीवियस वाले में आउटपुट ए बी की हेडिंग से आ रहा था, लेकिन अगर सेकंड वाला पहले लिख देते, फर्स्ट वाला बाद में लिखते, तो आउटपुट डी ई की हेडिंग से आएगा, ठीक है। तो जो भी आपका ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के पहले जो भी आपने क्वारी लिखी हुई है, इस क्वारी की हेडिंग यूज होती है, इस क्वारी की हेडिंग यूज होती है। इट डजेंट मैटर कि यहां कौन सी क्वारी है, व्हाट एवर विल बी द क्वारी, उसकी हेडिंग हम यूज करते हैं। उसकी हेडिंग हम लोग यूज करते हैं। चलिए, एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग दैट? अगर कोई और डाउट है तो भाई पूछ लो, ताकि फिर हम आगे एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स को शुरू करें, ठीक है। चलिए, सुनाओ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं देयर इज अ नॉट नल कंस्ट्रेंट, नॉट नल। देयर इज अ यूनिक की कंस्ट्रेंट, there is a primary key constraint, there is a check constraint, there is default constraint, there is foreign key constraint, there is a foreign key constraint, ठीक है। so these are the 6 constraint, है ना, that we need to discuss। देखिए नॉट नल तो भाई लिखा हुआ है, उससे ही समझ में आ रहा है कि किसी एट्रीब्यूट के बाद मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया, मतलब वो एट्रीब्यूट में नल वैल्यूज अलाउड नहीं है, नल वैल्यूज अलाउड नहीं है, ठीक है। सो
सिंपल सा, अगर मैंने नेम के नॉट नल लिख दिया तो अब आप ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट का नेम टेबल में डालो ही ना, आपको नेम डालना पड़ेगा क्योंकि आपने उस पर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है। यूनिक की कंस्ट्रेंट, यूनिक की कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि अब उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का सारा कंटेंट जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। लाइक 1 2 3 4 5 6 7, नो रिपीटेशन इज अलाउड फॉर दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, अगर आपने किसी एट्रीब्यूट पे यूनिक की अप्लाई किया हुआ है तो ठीक है। लेकिन जो यूनिक की होता है ना, जो यूनिक की होता है वो नल वैल्यूज को अलाउ कर देता है, नल वैल्यूज को अलाउ कर देता है। मतलब आपका डेटा, इफ डेटा इज प्रेजेंट देन इट शुड बी डिस्टिंक्ट, बट इफ देयर इज एम्प्टी सेल देन इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, ठीक है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑलरेडी पढ़ चुके। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बोलता है कि भैया नल भी नहीं होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए। मतलब पहली दोनों कंडीशन जो है वो प्राइमरी की क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। उसके अलावा प्राइमरी की के ऊपर क्या पॉइंट था कि एक टेबल की एक ही प्राइमरी की हम लोग बना सकते हैं, एक से ज्यादा प्राइमरी की हम लोग किसी भी टेबल के लिए डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इंडेक्सिंग जो है वो प्राइमरी की के ऊपर ऑटोमेटिकली डन हो जाती है। तो ये पॉइंट्स हम लोग ने प्रीवियसली इसके ऊपर डिस्कस किए थे। चेक कंस्ट्रेंट का मतलब है कि अगर आप किसी एट्रीब्यूट में कुछ स्पेसिफिक काइंड का डेटा ही इंसर्ट करवाना चाहते हो, मतलब आपने दे दिया, जैसे मार्क्स है, आपने मार्क्स को इंटीजर 3 ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि 3 डिजिट का इंटीजर हो सकता है उसमें। तो भैया 100 मार्क्स का पेपर है तो किसी बच्चे के 100 में से 100 आ सकते हैं, तो 100 इज अ 3 डिजिट इंटीजर, ठीक है। बट अगर मैंने उस बच्चे के मार्क्स गलती से 200 एंटर कर दिए तो आपका डेटा टाइप तो अलाउ कर देगा ना, क्योंकि 3 डिजिट का इंटीजर है तो अलाउ कर देगा कि 200 भी इंटर करने देगा वो। बट क्या किसी बच्चे के मार्क्स 200 हो सकते हैं आउट ऑफ 100? क्या किसी बच्चे के मार्क्स 200 हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो वो चेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो अभी तक हमने जो टेबल बनाई थी उसके हिसाब से तो भैया वो इंसर्ट करता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर हमें चेक करना पड़ेगा, तो फॉर दैट वी नीड टू अप्लाई द कंस्ट्रेंट दैट इज कॉल्ड चेक कंस्ट्रेंट, कि अगर हमें किसी टेबल में स्पेसिफिक काइंड का डेटा इंसर्ट करवाना है तो हमें चेक कंस्ट्रेंट लगाना पड़ता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर सपोज आप किसी सेल को एम्प्टी छोड़ देते हो, ठीक, तो हम क्या चाहते हैं कि भैया हमारी टेबल में नल वैल्यूज ना हो, तो हम एक ऐसा कंस्ट्रेंट लगा के रखते हैं कि जब भी किसी बंदे ने इस पर्टिकुलर फील्ड को एम्प्टी छोड़ा तो हम उस डिफॉल्ट वैल्यू को उसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, हम उस डिफॉल्ट वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर देंगे। लाइक एग्जांपल स्टूडेंट टेबल है, तो भैया एज जो है, एज फैक्टर जो है वो हमें नल नहीं रखना, ठीक है, हमें नल नहीं रखना। सपोज अब मान लो कि मैंने किसी बच्चे का रिकॉर्ड स्टोर किया बट मुझे उसकी एज नहीं पता थी, तो मैंने उसको नल छोड़ दिया, मैंने कहा हटाओ इसको, नहीं लिखता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। तो मैंने अगर कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि डिफॉल्ट जिस भी बच्चे की एज नल है डिफॉल्ट 18 लिख देना, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे वैल्यू 18 चली जाएगी। मैं नहीं भी इंसर्ट करूंगा तो वैल्यू 18 आ जाएगी। या सपोज किसी बच्चे का फोन नंबर नहीं लिखा है, तो हम नहीं चाहते कि भैया फोन नंबर वाली फील्ड ब्लैंक जाए, तो हम वहां पे डिफॉल्ट लिख दिया 9999, 10 टाइम्स 9 लिख दिया, तो अब जिस भी बच्चे का फोन नंबर आप नहीं डालोगे तो वहां पे 9999 आ जाएगा। इस तरीके से जनरली ये क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, हमें ये पता करना है कि भैया कितने बच्चों के फोन नंबर नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि नल का कंपैरिजन तो होता नहीं है, फिर वो इज या इज नॉट से हमें करना पड़ता है। इक्वल से अगर करना है तो कोई स्पेसिफिक डेटा होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन या डिफॉल्ट कुछ कंटेंट इंसर्ट करवाना है। तो लास्ट आता है फॉरेन की का कंस्ट्रेंट, है ना। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है, पहले इनको एक बार एग्जांपल से या इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है फर्स्ट 5 का, है ना। प्राइमरी की तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बाकी का कैसे होता है, बाकी 4 जो कंस्ट्रेंट है वो कैसे अप्लाई होते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर फॉरेन की को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, एक क्वेरी लिखता हूं मैं, क्रिएट टेबल, मैंने एक टेबल क्रिएट किया। देखिए कोशिश करते हैं इसी में हम सारे जो भी हमने पढ़े ना अभी, उन सभी को एक ही टेबल में सारे कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, है ना। आपने स्टूडेंट टेबल को क्रिएट किया, फिर यहां पे क्या लिखा, रोल नंबर इंटीजर 3, और उसके बाद आपने लगा दिया प्राइमरी की। इसका मतलब हुआ बेटा कि रोल नंबर जो है ना, रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है आपका, सो रोल नंबर इज अ प्राइमरी की। नाउ द अनदर एट्रीब्यूट इज नेम,
varchar 20। अब हम चाहते हैं जो नेम है हमारा वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए क्या? नहीं, यूनिक नेम कैसे सर, एक से ज्यादा राज एक क्लास में पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कोई बच्चा होगा क्या कि जिसका नाम नहीं है? अगर कॉलेज में एडमिशन लिया है तो हर बच्चे का कुछ तो नाम होगा ना, मतलब वहां पे नल वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, नेम varchar, और इसके बाद जस्ट लिख दूंगा मैं नॉट नल। देखिए सिंपली जैसे हमने रोल नंबर के बाद प्राइमरी की लिखा ना, प्राइमरी की लिखा, ऐसे जो भी कंस्ट्रेंट आपको अप्लाई करना है बस उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बाद आप उसको लिख दीजिए। तो आपको क्या चाहिए, आप नेम को नॉट नल बनाना चाहते हो तो बस नेम उसका डेटा टाइप और उसके बाद लिख दिया नॉट नल। तो अब अगर आप नल वैल्यू इंसर्ट करने जाओगे या फिर अगर आप कोई टपल इंसर्ट करते हो और उस टपल में आप नेम वाला एट्रीब्यूट लेके नहीं चलते हो, उस टपल में अगर आप नेम वाला एट्रीब्यूट बेटा लेके नहीं चलते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपको वहां पे बोल देगा कि सच टाइप ऑफ रो वी कांट इंसर्ट इनटू द टेबल। वो रो इंसर्ट नहीं होगी आपकी, क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं कर रही। आपने 3 रो इंसर्ट करी, फर्स्ट रो वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, सेकंड और थर्ड कर रहा था, तो पहली रो इंसर्ट नहीं होगी, सेकंड थर्ड इंसर्ट हो जाएगी। देखिए, सो रोल नंबर प्राइमरी की, नेम नॉट नल। अब मैंने इसके बाद एक और एट्रीब्यूट लिया, मार्क्स इंटीजर 3, मार्क्स इंटीजर 3, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, इसके ऊपर भी कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैंने लगाया चेक ब्रैकेट में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू चेक मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। तो भैया आपने 3 डिजिट इंटीजर तो लिया है, लेकिन वो ये चेक कंस्ट्रेंट को देखेगा जब भी डेटा इंसर्ट होगा। अगर आपने किसी भी बच्चे के मार्क्स 100 से ऊपर लिखे तो वो वहां पे उस टाइप की रो को इंसर्ट करने की परमिशन आपको नहीं देगा। तो चेक मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 100, तो भैया मार्क्स के करस्पॉन्डिंग ये चेकिंग हो गई, ठीक है। नाउ द अनदर एट्रीब्यूट इज सपोज टू बी फोन, ठीक है। डेटा टाइप ऑफ दैट फोन इज नंबर 10, ठीक। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का या तो फोन नंबर ना हो, और अगर हो तो इट शुड बी यूनिक। हर बच्चे का अलग फोन नंबर होना चाहिए, सेम फोन नंबर अलाउ नहीं कर रहा हूं। तो मैं इसके बाद में लिख दूंगा यूनिक की, मैंने यूनिक की लिख दिया। फिर मैंने एक और एट्रीब्यूट लिया बच्चे का एज, ठीक है। सो एज इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट, ठीक है। एज मैंने ले ली भाई कि मैक्सिमम 2 डिजिट एज, 2 नंबर या 2 इंटीजर का एज हो सकता है। बट व्हाट आई वांट कि अगर किसी बच्चे की एज आप नहीं डालते हो तो डिफॉल्ट 18 डालना है। तो डिफॉल्ट आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यहां पे अप्लाई करना है, एज इंटीजर 2 डिफॉल्ट एज इज 18। और सपोज इसके आगे एट्रीब्यूट में और बना देता हूं। सपोज एक और एट्रीब्यूट है इसी टेबल में, एनरोलमेंट नंबर इंटीजर 4। नाउ हियर व्हाट वी कैन से हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं, यस प्रतीक्षा, वही पॉइंट में मैं बेटा आपको बता रहा हूं कि एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर भी जो है जैसे रोल नंबर है ना प्राइमरी की, एनरोलमेंट नंबर इज ऑल्सो कैपेबल टू वर्क एज अ प्राइमरी की। बट क्या आप एनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बना पाओगे इस टेबल में? टेल मी। एनरोलमेंट नंबर जो है वो भी यूनिक है, वो भी नॉट नल है, जैसे प्राइमरी की यूनिक है नॉट नल है, ऐसे एनरोलमेंट नंबर भी एज अ प्राइमरी की काम कर सकता है, रोल नंबर भी एज अ प्राइमरी की काम कर सकता है। मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, क्या मैं एनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बना सकता हूं? सो नहीं, वी कांट मेक एनरोलमेंट नंबर एज अ प्राइमरी की। बट आई वांट कि भैया किसी भी बच्चे का एनरोलमेंट नंबर जो है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, और किसी भी बच्चे का एनरोलमेंट नंबर जो है ना उसमें नल भी नहीं आना चाहिए। सो आई नीड टू अप्लाई द कंस्ट्रेंट, बट आई कांट अप्लाई द प्राइमरी की बिकॉज ऑलरेडी एक प्राइमरी की मैं बना चुका हूं।
एक प्राइमरी की मैं बना चुका हूं तो मैं दूसरी नहीं बना सकता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूनिक की तो बना दी भैया। मोर देन वन यूनिक की इन अ टेबल इज अलाउड। ऐसा नहीं है कि भाई एक यूनिक की बना दी तो दूसरी नहीं बनेगी। यूनिक की कितनी भी बना सकते हो, नॉट नल कितने भी लगा सकते हो, डिफॉल्ट कितने भी लगा सकते हो, बाकी कंस्ट्रेंट पे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसके साथ है, प्राइमरी की, वो एक होती है, ठीक है। सो आपने एनरोलमेंट नंबर को यूनिक तो बना दिया, बट आप चाहते हो कि ये नॉट नल भी होना चाहिए सर, इट शुड बी नॉट नल। सो वी कैन अप्लाई मोर देन वन कंस्ट्रेंट ऑन अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। तो आप इसके साथ बेटा नॉट नल भी लिख दो, आप इसके साथ नॉट नल भी लिख दो। तो अब जो एनरोलमेंट नंबर है ना, एनरोलमेंट नंबर जो है ना, वो यूनिक भी होगा और नॉट नल भी होगा। तो यूनिक भी होगा और नॉट नल भी होगा, ठीक है। तो क्या ये प्राइमरी की हो गई क्या सर? आपने यूनिक की और नॉट नल दोनों लगा दिया, तो क्या ये प्राइमरी की हो गई क्या? नहीं, इट इज नॉट अ प्राइमरी की। सर क्या डिफरेंस है प्राइमरी की में और यूनिक नॉट नल अगर दोनों लगा देता हूं एक साथ? तो बेटा प्राइमरी की पे इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक होती है ना, यहां नहीं होगी, यहां नहीं होगी। प्राइमरी की एक बन सकती है ना, यस सर। यूनिक की नॉट नल कितनी भी बना सकते हो आप, चाहो तो बाकी सबको बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा नंबर इज अ डेटा टाइप, ये माई एसक्यूएल में नहीं चलेगा बट ओरेकल में चल जाएगा। नंबर इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। आप नंबर अगर सपोर्ट नहीं करता है तो बिग इंट यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। सो नंबर इज अ डेटा टाइप, आइदर यू कैन यूज नंबर और बिग इंट। यस बेटा, वर्कबुक के क्वेश्चन, बस वर्कबुक के क्वेश्चन हम लोग फॉरेन की पढ़ ले, उसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। यस, आफ्टर दिस हम वर्कबुक पे स्विच करेंगे। वर्कबुक में भी कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को देख के भी हमें मोर क्लियरेंस होगा कि अच्छा इस टाइप से मतलब जो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस जो है मेनली वो उन क्वेश्चंस के थ्रू होगी। यहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, किस तरीके से क्वारी लिखते हैं, किस तरीके की क्वारी बन सकती है, बट हमें और अच्छे से प्रैक्टिस करनी तो वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग भाई वो सेशन को भी अभी मतलब जैसे इसके बाद हम चालू ही करेंगे ना, तो उसको सभी अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि वर्क क्वेश्चन है तो सर हम खुद कर लेंगे, हम तो थ्योरी पढ़ ली हमने, क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो, बट सेशन को जरूर अटेंड करो क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना। तो ऐसा नहीं करना है कि वर्कबुक के टाइम पे चले जाए, है ना। सो डोंट डू लाइक दिस। चलिए, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए, तो ये देखिए, ये सारे ही कंस्ट्रेंट्स हमने एक सिंगल में समझ लिए भैया कि कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। जब भी डेटा इंसर्शन होता है ना, तो एट द टाइम ऑफ डेटा इंसर्शन ये कंस्ट्रेंट्स चेक होते हैं। अब आपने अगर गलती से किसी बच्चे के मार्क्स 102 लिख दिए तो वो यहाँ पे चेक होगा और कंडीशन वहीं पे बोल देगा अरे 102 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो फिर वो पूरी रो, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पर्टिकुलर डेटा इंसर्ट नहीं होगा, पूरी रो इंसर्ट नहीं होगी, है ना, वो रो इंसर्ट ही नहीं होगी फिर अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो। चलिए, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो ठीक है सिंपल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम लोग कब लगाते हैं? जब बेसिकली हमें क्या करना होता है, व्हेन वी वांट टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल। एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं बोलेंगे हम, एक टेबल पे भी। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में कि फॉरेन की अप्लाई करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितनी चाहिए, तो योर आंसर शुड बी 1। आप एक टेबल पे भी फॉरेन की अप्लाई कर सकते हो कंस्ट्रेंट। फॉरेन की जनरली क्या होता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। मतलब एक टेबल है, वो किसी और टेबल के डेटा को यूज करना चाहती है, सो वी नीड टू गिव द रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर टेबल। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली दो टाइप की टेबल होती है, देखिए जरा। सपोज एक आपके पास है, पहले हम समझते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से, क्यों हम फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को लेके आए, फिर कैसे फॉरेन की बनती है और उसके बाकी चीजें भी समझेंगे। देखिए, आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और आपका है डिपार्टमेंट नंबर।
और है आपका डिपार्टमेंट नंबर. एम्प्लॉय नंबर इज 1 2 3 4 5 6. एम्प्लॉय नेम इज ABCDEF. डिपार्टमेंट इज 10 10 20 30 40 40. ठीक है. There's a department number, department table. There's a department number. Department name 10 CS 20 EC 30 IT 50 EE. ठीक है, लाइक दिस. इस तरीके का डेटा हमें दिया हुआ है. ठीक है, चलिए. सो कैन वी से दैट कंटेंट ऑफ बोथ द टेबल इज वैलिड. मतलब भाई दोनों टेबल का कंटेंट सही लिखा है, कहीं कुछ दिक्कत है क्या? आपको कुछ दिक्कत लगती है क्या इन दोनों टेबल के कंटेंट में, या एवरीथिंग इज ओके? हमने एक एम्प्लॉय टेबल बनाया, सिंपल डेफिनेशन जो हम बनाते हैं. क्या लिखा मैंने एम्प्लॉय टेबल के लिए? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, दैट्स इट. Create table department, department number, department name, that's it. So is it okay? Is it okay? The content into the table is okay. So देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये एम्प्लॉय टेबल है सर, इसका जो डिपार्टमेंट नंबर है, अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, अगर मुझे चाहिए कि जो एम्प्लॉय ए है, एम्प्लॉय ए है, वो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है ना, जिस डिपार्टमेंट में काम करता है ना, उसका नाम क्या है? व्हाट वुड बी द नेम ऑफ डिपार्टमेंट? व्हाट वुड बी द नेम ऑफ डिपार्टमेंट? तो हम क्या करते हैं, अच्छा डिपार्टमेंट नंबर 10, तो हम जाते हैं डिपार्टमेंट वाली टेबल में और वहां पे जाके देखते हैं कि अच्छा डिपार्टमेंट नंबर 10 तो CS है. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेते हैं. तो आप बोलेंगे सर ये तो जॉइन के थ्रू होता है. फॉरेन की का दिमाग कहाँ लगाया आपने, फॉरेन की कहाँ से आ गई? ये तो जॉइन के थ्रू होता है. इसके पहले भी हमने जब जॉइन पढ़ा था, नेचुरल जॉइन पढ़ा था, वो कर देंगे सर, आ जाएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल आ जाएगा रिजल्ट. लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी बेटा, कि ये जो 40 है ना, ये जो 40 है, अभी अगर आपने फॉरेन की हमने अप्लाई नहीं की, अभी फॉरेन की हमने अप्लाई नहीं की, तो एम्प्लॉय में ये डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो, इट इज वैलिड. डिपार्टमेंट में आप ये डेटा इंसर्ट कर सकते हो, इट इज वैलिड, देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इंसर्ट कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी वो इंसर्ट करो यार. दोनों टेबल में जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो आपको यहाँ जो इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट करो, आपको यहाँ जो इंसर्ट करना है वो इंसर्ट करो. क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. बट प्रॉब्लम कब आती है, जब हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए जाते हैं. हमें पता करना है कि भैया जो एम्प्लॉय EF है वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मुझे उसका नाम चाहिए. आप गए 40 को लेके इधर, और जब देखा तो पता चला कि 40 नंबर का तो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब आप इन एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट के नेम आइडेंटिफाई कभी नहीं कर सकते, बिकॉज 40 इज नॉट देयर, बिकॉज 40 इज नॉट देयर. तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, यहां पे ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ता है कि भैया डिपार्टमेंट नंबर वही वाले इस टेबल में इंसर्ट हो जो इस टेबल में एग्जिस्ट करते हो. इस टेबल में 10 20 30 50 एग्जिस्ट करता है ना, तो यहां पे आप इंफॉर्मेशन 10 20 30 50 की इंसर्ट करो, ना कि 40 की, क्योंकि 40 एग्जिस्ट ही नहीं करता. बट इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रेंट अप्लाई करना होगा. तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये रेफर कर रहा है इस डिपार्टमेंट नंबर को, कर रहा है. ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो रेफर कर रहा है इस डिपार्टमेंट नंबर को. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एम्प्लॉय टेबल के अंदर इस डिपार्टमेंट नंबर को बनाना पड़ेगा फॉरेन की बनाना पड़ेगा, तब जाके ये 40 को इंसर्ट करने की परमिशन नहीं देगा. इफ डिपार्टमेंट नंबर इज अ फॉरेन की इन अ एम्प्लॉय टेबल, और ये फॉरेन की रेफर किसको कर रही है, सो इट गिव्स रेफरेंस टू दिस डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट टेबल. तो आप एक पॉइंट याद रखिएगा, जिस टेबल में फॉरेन की बनती है ना, जिस टेबल में फॉरेन की बनती है उस टेबल को हम लोग कहते हैं डेराइव्ड टेबल. जिस टेबल में फॉरेन की बनती है हम उसको कहते हैं डेराइव्ड टेबल. ठीक है, जिस भी टेबल में फॉरेन की बनती है उसे हम कहते हैं डेराइव्ड टेबल. चलिए, और जिसको वो रेफर करता है, मतलब जहां पे उसकी रेफरेंस है, जहां से वो रेफरेंस ले रहा है, उस टेबल को हम लोग कहते हैं बेस टेबल.
तो डिपार्टमेंट क्या है बेटा, बेस टेबल है, बेस टेबल। और एम्प्लॉय क्या है, डिराइव्ड टेबल है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। कैसे याद रखेंगे सर, जहां फॉरेन की लिखी है वो डिराइव्ड टेबल, जिसको ये रेफर कर रहा है वो बेस टेबल। अनदर पॉइंट इज दैट फॉरेन की ऑफ डिराइव्ड टेबल, फॉरेन की ऑफ डिराइव्ड टेबल should be, foreign key of derived table should be either unique key और प्राइमरी की ऑफ बेस टेबल। कहने का मतलब है कि यहां जिस भी एट्रीब्यूट को आपने फॉरेन, ऐसा नहीं कि चलते किसी की भी एट्रीब्यूट को फॉरेन की बना देंगे। आप इस एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाना चाहते हो, यस सर, तो ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये जिस एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल में, वो एट्रीब्यूट उस टेबल का प्राइमरी की होना चाहिए या फिर उस टेबल का क्या होना चाहिए बेटा, आइदर इट इज अ प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल और अ यूनिक की ऑफ दैट टेबल। प्राइमरी की होना चाहिए या फिर यूनिक की होना चाहिए। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। क्या, सबसे पहला पॉइंट तो जिस टेबल में फॉरेन की बना रहे इट इज अ डिराइव्ड टेबल, जिस टेबल को रेफर कर रहा है दैट वुड बी द बेस टेबल। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, फॉरेन की, सेकंड पॉइंट लिखिए, फॉरेन की अलाउ नल वैल्यूज, फॉरेन की अलाउ नल वैल्यूज। मतलब बेटा यहां पे नल अगर होगा ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन की अलाउ नल वैल्यूज, फॉरेन की अलाउ नल वैल्यूज, फॉरेन की अलाउ नल वैल्यूज। फॉरेन की जिस भी को भी बनाया ना वो नल चलेगा। ठीक है, now write down foreign key of derived table, foreign key of derived table should refer to the either, है ना, सभी लोग लिख लेंगे ये पॉइंट, क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट यहां पे लिखने वाला नहीं हूं तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लिख लो इस पॉइंट को। फॉरेन की ऑफ derived टेबल, फॉरेन की ऑफ derived टेबल should be either primary key of base table, either primary key of base table or unique key of base table। चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब हम आते हैं कि भाई सर अगर हमें फॉरेन की को इम्प्लीमेंट करना है तो कोड क्या लिखेंगे, मतलब किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे। अमितेश बेटा यूनिक और प्राइमरी की सेम नहीं है। यूनिक की अगर कोई है तो यूनिक की नल अलाउ करता है, यूनिक की नल अलाउ करता है, प्राइमरी की नल अलाउ नहीं करता। ये डिफरेंस है बेटा, इसलिए यूनिक की और नॉट नल दोनों लगाए थे हमने उस टाइम पे। ठीक है अजय, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा फॉरेन की वाला जो एट्रीब्यूट है ना, फॉरेन की वाला जो एट्रीब्यूट है वो नल अलाउ करता है, इट अलाउ नल। ठीक है, और जो बेस टेबल में आप जिस भी एट्रीब्यूट को ले रहे हो उसको अगर प्राइमरी की बनाओगे
तो वो सारा डेटा डिस्टिंक्ट भी आएगा, नॉट नल भी रहेगा। बट अगर आप वो यूनिक की को आपने रेफरेंस दिया है तो वहां पे नल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, सिंपल से, ठीक। अब बात आती है क्रिएशन कैसे होता है, तो यू शुड रिमेंबर अ पॉइंट हियर। सबसे पहले आपको बेटा बनानी पड़ती है बेस टेबल। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, सबसे पहले बेस टेबल क्यों बनती है? तो भाई जब तक बेस टेबल नहीं बनेगी उसको रेफरेंस कैसे दोगे? जब तक बेस टेबल नहीं बनेगी उसको रेफरेंस कैसे दोगे, उसको रेफर कैसे करोगे? वी वांट टू रेफर समथिंग, तो पहले वो बनना चाहिए, फिर हम रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले बनेगी बेस टेबल। बेस टेबल कैसे बनेगा? तो सिंपली क्रिएट टेबल, द नेम ऑफ टेबल इज डिपार्टमेंट। नाउ डिपार्टमेंट नंबर इज देयर, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट नंबर, इसका इंटीजर ले लिया, साइज ले ली, सपोज 2 है, कॉमा डिपार्टमेंट, इसको प्राइमरी की बना दो भाई, प्राइमरी की बना दिया हमने इसको, प्राइमरी की, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम, और इस डिपार्टमेंट नेम को हमने ले लिया varchar 20। देखिए ये हमने ले लिया। यहां कहीं पे भी कुछ फॉरेन की लिखा है क्या? यहां कहीं पे भी कुछ फॉरेन की लिखा है क्या? बताओ, इस टेबल में कुछ भी फॉरेन की लिखा है क्या मैंने? इस टेबल में कुछ भी फॉरेन की लिखा है क्या मैंने? इस टेबल में कुछ भी फॉरेन की लिखा है क्या मैंने? इस टेबल में कुछ भी फॉरेन की लिखा है क्या मैंने? नाउ सी द पॉइंट कि सर हमने यहां पे कहीं पे भी फॉरेन की वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। डिपार्टमेंट नंबर क्या है? सर प्राइमरी की है, तो बेटा डिपार्टमेंट नंबर 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है। इस पे कोई कंस्ट्रेंट थोड़ना है, इस पे कोई कंस्ट्रेंट थोड़ना है। जब एम्प्लॉय की टेबल में डिपार्टमेंट नंबर बनाओगे ना, वहां जो डेटा इंसर्ट करोगे दैट डेटा शुड बिलोंग हियर, दैट डेटा शुड बिलोंग हियर। मतलब कि वहां पे 10, 20, 30 है एम्प्लॉय की टेबल में। देखिए कंफ्यूज जो बच्चे हो रहे हैं वो समझिए, एम्प्लॉय की टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है उसमें 10, 20, 30 ये है, 10, 20, 30। सो ये इंफॉर्मेशन यहां होनी मस्ट है। इट मे कंसिस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नो इश्यू विद दैट ना भाई। बेस टेबल में तो कितनी भी चीजें हो सकती है, बट उसको जो रेफर कर रहा है उस टेबल में वही होना चाहिए जो बेस टेबल में है। So the information in a department number of employee table should be there. It may consist extra information. ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? चलिए अब देखिए यहां, नाउ सी द अनदर पॉइंट हियर। इंप्लीमेंटेशन पे वापस आते हैं, फिर इस डेटा के ऊपर भी आएंगे, डेटा के कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। अब हम बना रहे हैं डेराइव टेबल, अब हम बना रहे हैं डेराइव टेबल। देखिएगा, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के सारे एट्रीब्यूट जितने ना सब बना लो पहले। सो रोल नंबर, एम्प्लॉय नंबर नॉट रोल नंबर, एम्प्लॉय नंबर इंटीजर 3 ले लिया सपोज, इट इज प्राइमरी की फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल। देन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम varchar 20, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर 2,
सारे एट्रीब्यूट्स आपने बना लिए, जितने भी एट्रीब्यूट बनाने, अगर और कुछ एक और चाहिए आपको, सैलरी चाहिए, सैलरी भी बना लो, सैलरी इंटीजर 7 लाइक दिस, सारे एट्रीब्यूट आपके बन गए. एट द लास्ट वी नीड टू अप्लाई फॉरेन की ब्रैकेट में the attribute of this table that we want to make as a foreign key. So foreign key attribute कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर. आवाज नहीं आ रही क्या? भैया बाकी चेक करो वॉइस इज क्लियर और नॉट. सारे एट्रीब्यूट आपके बन गए. एट द लास्ट we need to apply foreign key. आ तो रही है जतीन. ब्रैकेट में the attribute of this table that we want to make. Everything is clear from my side. बेटा यहां से तो आवाज आ रही है, आपके साइड में कुछ दिक्कत होगी तो देखो. चलिए सैलरी. अब फॉरेन की हमें बेटा किसको बनाना है? वी नीड टू मेक दैट डिपार्टमेंट नंबर एज अ फॉरेन की. तो हमने इसको डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की बनाना है, तो ब्रैकेट में जो भी एट्रीब्यूट को आप फॉरेन की बनाना चाहते हो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. अब पॉइंट क्या है, ये फॉरेन की किसको रेफर करेगा? सो फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंसेस किसको करेगा? सो इट रेफरेंस टू दैट एट्रीब्यूट. तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, सर यहां पे आपने डिपार्टमेंट नंबर लिखा है सर, और सर यहां पे आपने डीपीटी नंबर लिखा है, मतलब दोनों के एट्रीब्यूट नेम तो सर डिफरेंट है, तो क्या ये चलेगा? दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चलेगा. बस ये सेम होना चाहिए, तभी रेफरेंस कर पाएंगे, मतलब उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए. एट्रीब्यूट नेम में भी डिफर, नो इश्यू विद दैट, बट डेटा टाइप शुड बी सेम. भाई डेटा टाइप सेम होना चाहिए. और दूसरी बात, या तो ये प्राइमरी की होनी चाहिए या फिर ये कौन सी की होनी चाहिए? यूनिक की होनी चाहिए. बस ये दो चीजें ध्यान रखना है. सो फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंसेस नाउ द नेम ऑफ टेबल डिपार्टमेंट इन ब्रैकेट डिपार्टमेंट नंबर लाइक दिस. ये बन गई फॉरेन की, ठीक है. तो आपने एक टेबल क्रिएट करी, उसमें टेबल के जितने एट्रीब्यूट्स बनाने थे आपको, वो सारे एट्रीब्यूट आपने बना लिए. एट द लास्ट आपने लिख दिया फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंसेस डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट नंबर. तो ये डिपार्टमेंट मतलब ये टेबल नेम आ गया, बेस टेबल का नाम और एट्रीब्यूट जिसको आप रेफरेंस करना चाहते हो. ठीक है, इतना क्लियर है? बेटा फॉरेन की में डुप्लीकेसी अलाउड है, फॉरेन की में नल वैल्यू भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है. फॉरेन की में डुप्लीकेसी अलाउड है, रिडंडेंसी अलाउड है, नल वैल्यूज अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट व्हाट विल बी द डेटा इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर? यहां जो भी इंसर्ट करोगे आप, दैट डेटा शुड बिलोंग हियर, यहां बिलोंग करना चाहिए. इट मे कंसिस्ट एक्स्ट्रा. चलिए तो अब हम देखते हैं इसके आगे का लॉजिक. लेट्स सी हियर. सर एम्प्लॉय टेबल ली सर हमने, ओके. इसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर. दैट डिपार्टमेंट नंबर इज अ फॉरेन की. ओके, दैट डिपार्टमेंट नंबर इज अ फॉरेन की. Now this is a department table, department number, department name. That is primary की. सर पहले कौन सी टेबल बनेगी? बेटा पहले बनेगी बेस टेबल. हमेशा बेस टेबल का क्रिएशन पहले होगा, फिर क्रिएशन होगा डेराइव टेबल का. सर डेटा पहले किस टेबल में इंसर्ट होगा? बट ऑब्वियस है बेस टेबल में. अगर आप लिखोगे यहाँ पे 1 राज 10,
वन राज 10, अगर आप पहले रो इंसर्ट करोगे बेटा एम्प्लॉय में तो 10 नंबर का डिपार्टमेंट तो क्रिएट हुआ ही नहीं ना। तो जब तक 10 नंबर का डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं होगा उसकी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय में हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें पहले इंसर्ट करना होगा यहाँ पे 10 CS, उसी के बाद इसका डेटा यहाँ इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मैंने पहले डिपार्टमेंट बना लिए 20 EC, 30 IT, 40 EE, 50 मैकेनिकल, लाइक दिस। अब मैंने एम्प्लॉयज रिक्रूट करना, पहले मुझे डिपार्टमेंट, अरे भाई मैं कोई कंपनी खोल रहा हूं तो पहले मैं डिपार्टमेंट बनाऊंगा फिर एम्प्लॉय रिक्रूट करूंगा, ऐसा तो ना पहले एम्प्लॉय रिक्रूट करूंगा फिर डिपार्टमेंट बनाऊंगा। तो पहले डिपार्टमेंट बना लिए, अब एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट हो रहा है। चलिए सो 1 A 10, 2 B 10, 3 C 20, 4 A 30, 5 A 6 D, लाइक दिस। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10 डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय है, 20 डिपार्टमेंट में एक है, 30 डिपार्टमेंट में एक है, 2 एम्प्लॉय रिक्रूट तो किए हैं बट किस डिपार्टमेंट में रखना है अभी डिसाइड नहीं किया, तो इनका डिपार्टमेंट नंबर नल है। ठीक है, नाउ वी कैन से देयर इज एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट 40 50, इट्स ओके। डिपार्टमेंट टेबल में कितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए। तो हम इस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो देयर इज नो इशू, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, अब बात कहां पे आती है, बात कहां पे आती है, प्रॉब्लम कहां पे आती है। चलिए अगर सपोज मुझे किसी एम्प्लॉय को कंपनी से, सपोज इसका एम्प्लॉय नंबर मैंने ले लिया 40 और एक नल है। ठीक है, इसको मैंने बाद में मुझे पता चला अच्छा इसको मेरे को रखना है डबल ई में, तो रख लिया मैंने 40 लिख लिया। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम व्हाट आई वांट टू, क्या करना है मुझे, किसी एम्प्लॉय को निकालना है। ठीक है, तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन डिलीट करनी होगी, तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल से इस 5 नंबर वाले एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया। तो कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत आएगी क्या? मैंने एम्प्लॉय टेबल से 5 नंबर वाले एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया। मैंने बोला भैया जो एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय नंबर 5 है, नाउ ही इज नॉट इन अवर कंपनी, सो जस्ट रिमूव द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय फ्रॉम अवर टेबल। तो ये हटा दी मैंने। तो कोई दिक्कत है क्या इससे कोई दिक्कत है क्या? इस एम्प्लॉय को कंपनी से निकालने में कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डिलीट एनी नंबर ऑफ रो, आप चाहो तो सारे एम्प्लॉय को निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन डिलीट ऑल द कंटेंट ऑफ एम्प्लॉय टेबल, नो इश्यू विद दैट, कर सकते हो आप, है ना। सो हम यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली, सिंपली डिलीट क्वेरी लिखनी है और डेटा डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कब आती है बेटा, पता है प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको क्या करना है, यू वांट टू क्लोज डिपार्टमेंट CS फ्रॉम दी योर कंपनी। आप CS डिपार्टमेंट बंद करना चाहते हो। अब आप अगर इस बेस टेबल पे डायरेक्ट डिलीशन परफॉर्म करते हो ना, तो आती है एरर। क्या एरर? एरर आती है बेटा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एरर, कि आपकी इस 10 नंबर की रो को ये दोनों रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस टेबल में से अगर इस कंटेंट को डिलीट करोगे तो दिक्कत आएगी, कंटेंट को डिलीट करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो बट मुझे तो डिपार्टमेंट बंद करना है, आई वॉन्ट टू क्लोज द डिपार्टमेंट। बट अगर मैं इस कंडीशन में करता हूं, जो मैंने अभी पीछे क्वारी लिखी थी, जो डेफिनेशन लिखी थी, मैं उस कंडीशन में अगर क्लोज करता हूं, तो भैया आने वाली है एरर। क्यों? क्योंकि इस 10 को ये रेफर कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या होता है, कुछ करना है हमें, है ना, वी नीड टू डू समथिंग। क्या करें? यस, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, बिल्कुल अमितेश, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एरर। सो जब भी मैं यहां से बेस टेबल से कोई भी इंफॉर्मेशन को डिलीट करूं, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए, भैया कि वो दिक्कत नहीं आए, रेफरेंस एरर ना आए, उसको रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो आप CS डिपार्टमेंट क्लोज करना चाहते हो? हाँ, मैं क्लोज करना चाहता हूं। तो भैया उसके एम्प्लॉय को भी निकाल दो, कहने का मतलब है कि अगर डिपार्टमेंट टेबल से कोई भी रो डिलीट होती है, तो करस्पॉन्डिंगली जो रेफरेंस डेटा है वो भी डिलीट हो जाए। ये डिलीट हो गया। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, एक ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, आप EC डिपार्टमेंट क्लोज करना चाहते हो या कोई भी डिपार्टमेंट क्लोज करना चाहते हो, बट आप यार उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को निकालना नहीं चाहते। आपने बोला यार EC वाला है लेकिन इसको C पढ़ाते आती है, हम इसको कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट कर देंगे फ्यूचर में, भविष्य में। तो क्या करें हम?
तो इसको नहीं निकालते। तो हमने क्या किया, लेकिन ये तो प्रॉब्लम, ये 20 तो प्रॉब्लम दे रहा है ना, ये 20 तो प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो 20 को हमने क्या कर दिया, यहां पे नल कर दिया। तो इस 20 इंफॉर्मेशन को यहां से डिलीट करें, ऐसा कुछ करें, ठीक है। तो हम इस टाइप के पॉइंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डेफिनेशन में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए डेफिनेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन से तरीके होते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के एट द टाइम ऑफ डिलीशन फ्रॉम द बेस टेबल। बेस टेबल की जो डेफिनेशन है बेटा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बेस टेबल डेफिनेशन इज एग्जैक्टली सेम जो अभी हमने लिखी थी ना, वही डेफिनेशन है, नो चेंजेस इज देयर। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, इंटीजर 2, प्राइमरी की, डिपार्टमेंट नेम, varchar 2। चलिए नो। अब जो डेराइव टेबल लिखते हैं बेटा, डेराइव टेबल लिखते हैं, वहां हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर 3, प्राइमरी की, शॉर्टकट में लिख देता हूं पीके फॉर प्राइमरी की। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर 3, प्राइमरी की, ठीक है। अब इस प्राइमरी की के बाद मैंने एम्प्लॉय नेम ले लिया बेटा, यहां पे एम्प्लॉय नेम क्या है, varchar 10। एक और एट्रीब्यूट है यहां, डिपार्टमेंट नंबर इज देयर, ओके। और इस डिपार्टमेंट नंबर का डेटा टाइप है इंटीजर 2। देन सारे एट्रीब्यूट, सिर्फ इतने ही एट्रीब्यूट बनाने थे, तो बाद में मैं क्या लिखूंगा, फॉरेन की, ब्रैकेट में द एट्रीब्यूट दैट वी वांट टू मेक एज अ फॉरेन की, डिपार्टमेंट नंबर references डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम डिलीशन के टाइम पे आ रही थी ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है। और भी होते हैं ऑन डिलीट कास्केड, बस लास्ट में आपको लिखना है ऑन डिलीट कास्केड। एक होता है ऑन डिलीट नल, ठीक है। अब कुछ क्वेरीज में ऑन डिलीट सेट कास्केड भी लिखा जाता है ना, या ऑन डिलीट कास्केड डायरेक्टली भी लिख सकते हो, सेट कास्केड भी लिख सकते हो। ऑन डिलीट सेट कास्केड या ऑन डिलीट कास्केड भी अलाउड है। ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट सेट कास्केड, ऑन डिलीट सेट नल। एक होता है ऑन अपडेट सेट कास्केड, ऑन अपडेट सेट नल, है ना। तो 4 टाइप के होते हैं। चारों को डिस्कस करते हैं कि किसका काम क्या है, ठीक है। तो सिर्फ आपको पूरी सारी डेफिनेशन सब कुछ सेम है, डायरेक्ट टेबल के लास्ट में सिर्फ ये लिख देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, लेट्स सी। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। चलिए, डिपार्टमेंट टेबल इज देयर इज ऑल्सो डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, ठीक। ये कंस्ट्रेंट्स आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा साथ ही साथ, ठीक है। ऑन कौन सा क्या काम कर रहे हैं, ऑन डिलीट सेट कास्केड, सभी लोग लिख लो भैया कॉपी में कि क्या कर रहे हैं, ऑन डिलीट सेट कास्केड।
ऑन डिलीट सेट कास्केड क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि आपने अगर डिपार्टमेंट नंबर 10 को बंद किया यहां से, मतलब इफ यू आर डिलीटिंग डेटा फ्रॉम द बेस टेबल, तो इसका रेफरेंस कहां कहां है सर? इन दोनों में रेफरेंस है, तो इन दोनों रो को आपको डिलीट करना होगा। तो मैं क्वेरी लिखूंगा डिलीट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। मैं क्वेरी क्या लिखूंगा? सिर्फ डिलीट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। तो ये रो तो जाएगी जाएगी, इसके साथ बेस टेबल की ये दोनों रो भी इसके साथ डेराइव टेबल की ये दोनों रो भी चली जाएगी, इसके साथ डेराइव टेबल की ये दोनों रो भी चली जाएगी। ऋतु कुमारी बेटा लास्ट स्लाइड में सिर्फ हमने क्या लिखा? एट द लास्ट ऑन डिलीट सेट कास्केड लिखा था, बाकी तो वो पूरी डेफिनेशन सेम ही थी ना। तो ये ऑन डिलीट सेट कास्केड है, ठीक है। इफ यू आर डिलीटिंग डेटा फ्रॉम द बेस टेबल, देन all the reference from the reference table is deleted. That point is clear? That point is clear? भैया ये पॉइंट क्लियर है सभी को? Is it clear to all? Is it clear to all? Yes or no? चलिए, ओके, now see the next point. If we're talking about, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना है ना, क्योंकि ये मैं यहां से रफ कर रहा हूं तो ये आपकी पीडीएफ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है, इसलिए बोला था मैंने इसको नोट करने के लिए, ठीक, ये पीडीएफ में नहीं आएगा। Now see the second point, on delete set null, on delete set null। अब अगर मैंने यहां से डिपार्टमेंट नंबर 10 की एंट्री डिलीट की, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 10 की एंट्री डिलीट की, तो ये क्या करेगा बेटा? इसके करस्पॉन्डिंग रेफरेंस टेबल जहां पे आपने बना रखा है उसकी पूरी रो डिलीट नहीं करता, सिर्फ ये डिपार्टमेंट नंबर 10 जो वहां लिखा हुआ है ना, वहां नल कर देता है। क्या कर देता है? नल कर देता है, बस। तो इन दोनों लोकेशन पे आ जाएगा बेटा आपका नल। So information is not deleted from the derived table, it is simply null. It is simply null. That is on delete set null. On delete set null. Clear है? So that is on delete set null. Now the third is on update सेट कास्केड। अब अगर सपोज टू बी मैंने डिपार्टमेंट टेबल में किसी डिपार्टमेंट नंबर को अपडेट किया, अपडेट करने का मतलब, तो बेटा अपडेट करने का मतलब ये है कि पहले सीएस का डिपार्टमेंट नंबर 10 था, बट नाउ आई वांट टू चेंज दैट डिपार्टमेंट नंबर टू 101। मैं बेटा इसको 101 पे चेंज करना चाहता हूं। मैंने अपडेट करके इसको क्या कर दिया, जो पहले 10 था ना, मैंने उसको 101 कर दिया, अपडेट कर दिया। तो अगर मैंने बेस टेबल में कोई भी अपडेशन किया है तो करस्पॉन्डिंगली जो रेफरेंस टेबल है वहां पे भी अपडेट हो जाएगा। सो नाउ इट बिकम 101 हियर एज वेल एज देयर। गॉट इट। ऑन अपडेट सेट कास्केड। अगर आप डिपार्टमेंट नंबर यहां अपडेट करते हो तो सेम अपडेशन आपको कहां पे भी करना पड़ेगा, उसकी रेफरेंस लोकेशन पे भी। तो जहां जहां रेफरेंस लोकेशन में 10 था वहां पे भी आप अपडेट कर दो, वहां पे आप उसको 101 कर दो, ठीक है। ठीक, तो ये ऑन अपडेट सेट नल का कॉन्सेप्ट हो गया।
नाउ ऑन अपडेट सेट कास्केड हो चुका है, नाउ ऑन अपडेट सेट नल। ऑन अपडेट सेट नल, ऑन अपडेट सेट नल जब भी हम कह रहे हैं, ऑन अपडेट सेट नल जब भी हम कह रहे हैं, अगर हमने किसी भी डिपार्टमेंट नंबर को अपडेट किया, मैंने डिपार्टमेंट नंबर पहले 10 था, अब इसको मैंने अपडेट करके 101 कर दिया है ना, आई एम डूइंग दैट अपडेशन। तो करस्पॉन्डिंगली डेराइव्ड टेबल में जहां भी 10 लिखा हुआ है बेटा, उसको आपको कर देना है नल, उसको आपको कर देना है नल, तो यहां नल हो जाएगा। ठीक है, सो ये चार चीजें थी, ये चार चीजें थी जो डेराइव्ड टेबल और बेस टेबल के ऊपर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? इट इज क्लियर टू ऑल? चलिए चलिए, तो बेटा ये फॉरेन की से रिलेटेड, ये फॉरेन की से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स थे। ठीक है, सो दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दी फॉरेन की। जब भी फॉरेन की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जब भी फॉरेन की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से आपको उसको अप्रोच करना होगा। ठीक है, तो अपडेट कमांड तो बेटा सिंपल सा होगा ना। अपडेट क्या लिखते हैं हम? अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 101 वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, इस तरीके से। तो जो हमने अपडेट पढ़ा था वही अपडेट है। तो जैसे ये अपडेट यहां करेंगे तो यहां तो 101 हो जाएगा, लेकिन इसके जहां इसको रेफरेंस किया, मतलब जहां फॉरेन की है, उस फॉरेन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? नल नल आ जाएगी। बेटा एक होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और एक होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में दो है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये जो हमने पढ़ा ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट था, और जो प्राइमरी की है वो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। ठीक है बेटा, डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, यहां लिखना पड़ेगा ना भाई। यहां सेट नल लिखा तो नल सेट होगा, सेट कास्केड लिखोगे तो वैल्यू अपडेट होगी। ये लिखोगे तो होगा, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता। मैंने क्वेरी में लिखा ना लास्ट में, इसके पहले मैंने डेफिनेशन लिखी, उसमें फॉरेन की जहां बनाया उसके लास्ट में मैंने लिखा था ऑन डिलीट सेट नल, तो वो काम होगा। वहां मैं लिखूंगा ऑन डिलीट सेट ऑन डिलीट सेट कास्केड, तो वो काम होगा। मैं ये लिखूंगा तो ये जो लिखूंगा वो होगा ना यार, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता। जो लिखते हैं वो होता है, और अगर नहीं लिखा तो फिर डिलीट नहीं कर पाएंगे, एरर आ जाएगी। क्लियर?